हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे भाई, और आज उसी को आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और कल जैसा कि आपने देखा था कि हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के दो जो टाइप होते हैं वो हमने कर रखे थे। पहला जो है वो इनकम मेथड हमने करा था, फिर हमने उसके प्रिकॉशन को भी देखा था, फिर हमने उसके बाद जो है वो क्या देखा था भाई, एक्सपेंडिचर मेथड को भी देखा था और उसके प्रिकॉशन को भी देखा था। और हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, तीन। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को थोड़ा सा डीप में कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही साथ जो है वो दोनों को भी थोड़ा बहुत रिवाइज करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे भाई कि कल जो है हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई, या फिर याद भी है कुछ या नहीं है, वो देखते हैं थोड़ा सा। तो हमने ये पढ़ा था नेशनल इनकम जो निकालते हैं इनकम मेथड के हिसाब से, उसमें हमने ये देखा था एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है भाई। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता था कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, और उसमें अगर हम लोग एनएफआईए अगर जोड़ देते थे तो हमारा क्या निकलता था, हमारा नेशनल इनकम निकलता था। वहां हमने ये देखा था। लेकिन यहाँ पर एनडीपीएफसी जो था ये हमारा क्या होता है भाई, डोमेस्टिक इनकम होता है। तो नेशनल इनकम में याद रखना कि डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो निकलता है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग एक तरीके से नेशनल इनकम पर जाते हैं। और वहां पर जो एनडीपीएफसी निकलता है वो कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम से। ठीक है, उसमें भी हमने देखा था ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था, रेंट था, इंटरेस्ट था, प्रॉफिट था और रॉयल्टी था। ये चार चीजें मिलाकर क्या बनती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। और उसमें से प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता था, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना। तो सिंपल सी बात, पहला कड़ी याद रखना है कि कभी भी अगर आपको बोल दे कि नेशनल इनकम निकालिए भाई या डोमेस्टिक इनकम निकालिए इनकम मेथड के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है इन सब सारी चीजों को मिलाकर। ये चीज अगर एक बार आप निकाल दिए तो यहां से आपको मान लो कि आपने एक बार ये निकाल दिया, अब आपको बोला कि जीडीपी एमपी निकालो, तो जीडीपी एमपी आराम से निकल जाएगा, यहाँ से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा भाई ऑनलाइन वाले, तो आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो हमारा क्लियर था, है कि नहीं। डन डन डन, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट था हमारे पास क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। क्या निकलता है, जीडीपी। दो मेथड हो, कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पर सबसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। तो बस ये जरूर और जो इनकम मेथड है उसमें एनडीपी एफसी निकलता है। ठीक है, यहां पर जीडीपी एमपी कैसे निकालते थे भाई, खर्चों से रिलेटेड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते थे भाई, है ना। कल भी मैंने बताया था उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते थे, जो बिजनेस वगैरह इन्वेस्ट करता था, है ना। और लास्टली था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब इन सारे चीजों को एक तरीके से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट जब निकलता था, तब वो चीज निकल के आगे हमारा जीडीपी एमपी। तो सबसे पहला कड़ी यहाँ पर क्या निकलता है, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आया। क्लियर मतलब दिमाग से क्लियर नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालते थे भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक को हम लोग बोलते थे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां तक तो हमारा क्लियर था। और उसके बाद एक बार जब जीडीपी एमपी निकल गया तो जी से मेरे को एन में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, हम लोगों को डी से एन में जाना है तो हम लोग प्लस एन एफ आई है। उसके बाद एफ सी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब कम करना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो ये हमारे पास जो है वो एक तरीके से निकल कर आता है, ये रटा होना चाहिए ये स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो आप लगभग क्वेश्चन जो है सही करके ले जाएंगे, और लगभग क्या पूरी क्वेश्चन जो होगा वो आप राइट करोगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया था। आगे बढ़े, आगे जो है हमारा नेक्स्ट मेथड है, जैसा कि हमने बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो ये आजकल ना जो सरकार है वो लगभग ज्यादा फोकस करती है वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी को निकालने की कोशिश करती है, नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहां पर देखने को मिलता है वैल्यू एडेड कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है।
जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। तो जितना अगर वैल्यू ऐड करोगे, अगर सारे वैल्यू एडिशन को अगर जोड़ दें तो एक तरीके से हमारा क्या निकलेगा? नेशनल इनकम निकलेगा। ठीक है, तो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा। अब यहां समझो, इन दिस मेथड द टोटल वैल्यू एडेड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced in an economy during a given time period are estimated to obtain the value of domestic income। हम लोग इस मेथड में जितने भी टोटल वैल्यू जो है वो ऐड किया गया है किसके द्वारा? फाइनल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के बाद अगर उन सारे वैल्यूज को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या निकलता है? वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम निकलता है। बस यहाँ पर वैल्यू के बारे में, वहां पर एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चे के बारे में, इनकम मेथड में इनकम के बारे में। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर जो भाई हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन में किन के वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी उठा के वैल्यू अब बोल रहा है कि भाई मैं जो है 5,000 का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहे हो, वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में समझना जरूरी। तो कुछ जनरली इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। 3 सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर का जीवीए अलग निकलेगा भाई, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब देखो, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर या फिर जीडीपी बात बराबर हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि हम लोग वैल्यू एडेड मेथड यहाँ निकाल रहे हैं तो बगल में क्या आ गया? वी आ गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक भी बोल सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हो रिलेटिंग टू, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे देश का हो जाता है और जीवीए एक इंडिविजुअल यूनिट का होता है। जैसे जीवीए बोल दिया ना कि भाई एक कंपनी जो है, मान लो रिलायंस, रिलायंस का जीवीए कितना, हम लोग बोल सकते हैं कि रिलायंस ने ग्रॉस वैल्यू ऐड कितना करा, पूरा वैल्यू कितना ऐड करा। अब मैंने पहले बता रखा है ग्रॉस का मतलब पूरा, तो जीडीपी पूरे सबका मिला के हो रहा है। देख रहे हो, इन तीनों को जब मिला देंगे तो हमारा जीडीपी, मतलब जीवीए और प्राइमरी सेक्टर निकालना है हमें। ग्रॉस वैल्यू, जीवीए का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब पूरा वैल्यू कितना ऐड कर रहा है। जैसे मान लो ग्रॉस का मतलब टोटल, ठीक है, तो याद करना टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे कि रिलायंस ने मान लो 5,000 करोड़ का वैल्यू ऐड करा, तो मतलब उसका जीवीए कितना हो गया? 5,000 करोड़ का, पर्टिकुलर एक यूनिट का। ठीक है, तो जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर निकालना है हमें, अभी बताऊंगा जीवीए कैसे निकलेगा। फिर जीवीए ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर, जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर। एक एक दोस्त था हमारा, बोलता था टर्टियरी सेक्टर। हाँ, टर्टियरी, क्योंकि उसका वो प्रोनाउंस ही नहीं हो पाता था, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर। और जब इन सारे जीवीए को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा एक तरीके से क्या कहलाता है? जीडीपी एमपी कहलाएगा। ठीक है, तो बस यहां याद रखना है। जीडीपी एमपी एक और जगह निकलता था, एक्सपेंडिचर मेथड में निकलता था। यहां भी इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलता था? क्या निकलता है? जीडीपी एमपी ग्रॉस। देख रहे हो, सारी चीजों का या सारे सेक्टर्स का जीवीए मिला दिए एक एक कर कर, तो निकल गया जीडीपी। तो जीडीपी कोई एक चीज का नहीं होगा, जनरली सबको मिलाकर जो टोटल वैल्यू ऐड हुआ है उनको। यहां तक क्लियर हो गया? अब समझो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, इसके समझने से पहले, इसकी पूरी फॉर्मूले को समझने से पहले पहले 2-4 चीजें याद होनी चाहिए आपको। पहला कि आखिरकार वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। जैसे मान लो एक यहाँ पर फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसने मान लो कि एक सीड लिया, 1 kg सीड लिया, ठीक है, 1 kg सीड लिया उसने फार्म में लगा, और 1 kg सीड का दाम जो है वो 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपीज। और जब 1 kg सीड इसने लगाया, अपने खेत में लगाया भाई, अपने मतलब लैंड में लगाया, और लैंड में लगाने के बाद इसको बेचा कितने में? 1,200 रुपया में बेचा। तो इसका मतलब ये जो 1,200 रुपया का सामान जो है वो मार्केट में बेच रहा है, उसके लिए उसने कितना वैल्यू ऐड किया? तो इसने वैल्यू ऐड कितना किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ क्या बोलेंगे? आउटपुट। देख रहे हो, अभी देखना समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इतना आउटपुट आया इसका भाई, और वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है? 500। वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। मैं एक सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जनरली भी प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से सबके बारे में समझ लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 1,200 रुपया, माइनस कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब इसने वैल्यू कितना ऐड करा? 700। तो 700 का इसने क्या करा? वैल्यू को ऐड करा।
ऐसा नहीं है कि इसने 1200 रुपए का वैल्यू ऐड करा, क्योंकि ये बीज जो बेचा है किसी से लिया होगा, और जो 1 kg सीड लिया वो उसका उसमें वैल्यू ऐड किया उसने, इसने नहीं किया ना, इसने वैल्यू इसके बाद 500 रुपए का चीज हमने लिया और हमने 1200 रुपए का चीज बना के बेचा, तो दैट 700 इज द वैल्यू एडेड। ठीक है, समझ में आ गया वैल्यू एडेड का मतलब। वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कैसे निकलता है, जितने में बेचे। अब मान लो कि हमने इतना बेचा और कुछ हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, कुछ कुछ जो है पहले का स्टॉक पड़ा हुआ था, तो वो भी वैल्यू क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा। तो अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस कर देंगे जितना वैल्यू ऑफ इनपुट लगा है, तो हमारा एक तरीके से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड। और चेंज इन स्टॉक जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ बताओ ना, वो इनपुट तो इनपुट हो गए, तो एक ही बार लगेगा। हाँ, आप इनपुट को स्टोर करके ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो, ठीक है, जनरली वो तो जनरली दिया रहता है, ठीक है, कि कितना एक होता है कि जैसे समझो कि अगर दिया रहेगा कि भाई एक कंपनी है, ऐसे करके समझो, थोड़ा सा एक और एग्जांपल पर, अनदर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक कंपनी ने 50 लाख का सामान जो है उसने सेल्स करा, ठीक है, बेचा मान लो, और अगर मान लो कि उसने बेचा, एक कंपनी या एक बंदा है उसने 50 लाख का सेल करा, भाई एक कंपनी का हेड जो था उसने, और उसने जो सामान खरीदा था, परचेस किया था इसको बनाने के लिए, ठीक है, वो 10 लाख रुपए का सामान एक तरीके से खरीदा था, और उसके पास जो स्टॉक बचा हुआ था, चेंज इन स्टॉक, वो मान लो कि 1 लाख रुपए का था। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले क्या करेंगे, अब वो क्या टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मान लो उसको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो है वो 1 लाख रुपए का है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कितना हो गया, 11 लाख, हुआ कि नहीं, 11 लाख उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, माइनस कर देंगे कितना, तो अगर 11 लाख माइनस हम लोग 10, नहीं सॉरी 51 होगा, 51 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना हो गया भाई, 41 लाख का वैल्यू इसने ऐड करा, 41 लाख का वैल्यू एडेड हुआ है। आई बात समझ में, वहां 11 लाख नहीं, 11 लाख परचेज किया था ना, तो हम लोग जोड़ेंगे किस में, सेल्स में जोड़ेंगे, तो सेल्स 51 लाख, 51 लाख माइनस 10 लाख जो वैल्यू ऑफ इनपुट, दैट इज द हमारा वैल्यू एडेड। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, है भैया, वेरी गुड। अब देखो थोड़ा सा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसे कि मैंने बताया, तो कैसे कैसे थोड़ा सा एक प्रोसेस के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, तो और भी इजी होगा, उसके बाद हम लोग मेन फॉर्मूला पर आ जाएंगे। पहला एक फार्मर था भाई, फार्मर था, ठीक है, दूसरा जो है वो एक बेकर है, अच्छा मिल वाला भी कर देते हैं, चलो मिल वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, एक मिल है, ठीक है, उसके बाद एक बेकरी वाला है, ठीक है, उसके बाद एक कंज्यूमर, कंज्यूमर या फिर शॉपकीपर बोल लो, ठीक है, शॉपकीपर, जिस शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सामान बेचा, नहीं बेकरी ने, मान लो कि बेकरी डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है, शॉपकीपर को वह बेच रहा है, तो नहीं समझे, एक बेकरी होता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, एक बेकरी होता है कि जो सिर्फ बना रहा है, अब बिस्किट बिस्किट बनाया, वो जो भी टोस्ट वोस्ट होता है, आजकल बेकरी बहुत फेमस भी वैसे भी, तो वो बना के सिर्फ बेच रहा है, किसको, दुकानदारों को जाकर सप्लाई कर रहा है। हाँ, अगर वो डायरेक्ट बेच रहा है तो फिर अलग बात है, ठीक है, तो वहां पर वो चीज काउंट होगा। शॉपकीपर कंज्यूमर को एट लास्ट देता है। अब समझो यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू, अब मान लो ये किसान है, फार्मर है, फार्मर है, स्पेलिंग गलत है क्या फार्मर का, फेमर हो गया क्या, ठीक है, देखो यहाँ पर फार्मर है, एक फार्मर है, मान लो श्याम, श्याम आनंद कर देते हैं, ठीक है, बहुत बार हो गया श्याम भयंकर, श्याम आनंद, ठीक है। अब एक फार्मर है, इसने मान लो 50 रुपया का बीज लिया, 50 रुपया का सीड्स लिया, और 50 रुपया का सीड्स लेकर इसने मान लो कि 1200 रुपया का, या फिर 1200 रुपया का सीड जो है वो एक तरीके से किसको बेचा, नहीं जो अनाज है, अनाज है वो 1200 रुपये किसको बेच दिया, अनाज टिल्लू को, हाँ सही बात ना, ये अच्छा नाम है एंकर, टिल्लू, हाँ तो टिल्लू को बेच दिया भयंकर वो, और हाँ वो टिल्लू था देखो टिल्लू को बेच दिया। अब टिल्लू बेचारा मिल चलाता था,
1200 रुपये में उसने अनाज लिया। अब मान लो कि ये वीट था, ऐसे मान लेते गेहूं था ये। अब ये गेहूं को किस में बदल रहा है? आटे में। ठीक है, इसको आटा ऐसा लिख देते हैं। अगर अच्छे से आटा नहीं पीसा तो उसे मिलेगा चाटा, है ना। अब देखो यहाँ पे 1200 रुपया का इसने, मतलब 1200 रुपया का क्या लिया? गेहूं लिया, और इसने आटा बना दिया 2000 रुपया, मतलब 2000 रुपया का आटा बनाकर तैयार कर दिया। कितने में लिया? 1200 रुपया में। तो अगर यहाँ पर ये दोनों प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, तो 50 रुपया का लिया और इसने 1200 रुपया में बेचा, इसका मतलब कितना वैल्यू ऐड किया? 85 रुपया। तो कितना? अच्छा, इसको 500 कर दे क्या? नहीं, इसको 500 ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। 500 कर देते हैं, तो कितना हुआ भाई? 700 रुपया हो गया। यहाँ पर 700 इसने क्या किया? वैल्यू को ऐड करा। ठीक है, कि जितना बेचा और जितना माल खरीदा था, यहां पर कितना ऐड हुआ है? ये अभी रहने देते क्योंकि हमें पता नहीं सिर्फ फर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ? 700 रुपया ऐड हुआ। यहाँ पर 2000, 1200 रुपये में लिया, 2000 में बेचा, तो यहाँ पर जो फ्लोर मिल वाले ने या मिल वाले ने कितना करा भाई? 2000 माइनस 1200, इसका मतलब 800 रुपया का वैल्यू ऐड करा, 1800 वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड। ठीक है, 1800, 800, सॉरी मैडम। ठीक है, गलती हो गया, माफ कर दो। अब देखो आगे क्या हो गया? 2000 रुपया का अब ये आटा जो है वो बेच दिया बेकरी वाले को। अब बेकरी वाला बढ़िया सा बिस्कुट बना के एकदम मस्त वाला कुरकुरे, उसका नाम बिट्टू, बिट्टू है। ठीक है, इसका नाम बिट्टू है जैसा इन्होंने बोला। तो 2000 का मान लो कि इसने 3000 रुपया का बिस्कुट बना के बेच दिया। किसको बेच दिया? शॉपकीपर को। तो ये 2000 में लिया, 3000 में, इसने कितना वैल्यू ऐड करा? 1000 रुपया का। 1000 रुपया क्या ऐड किया? ये वैल्यू एडेड। समझे? अब शॉपकीपर का नाम क्या रख दे? ईसा। ठीक है, शॉपकीपर दुकान ही चलाने लायक है, बता रहा हूँ। हैं? आई आता, ठीक है, तो चलो ऐसा ऐसा तैसा, चलो ईसा 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 एक दुकान चलाती है भाई। अब मान लो कि इसने जो है वो 3000 रुपया में, और बहुत मुनाफा है, 5000 रुपया में बेच दिया भयंकर। किसको? कंज्यूमर को। किसको? किसको बेची है? कंज्यूमर को। तो मतलब कंज्यूमर ने इसको कितने में खरीदा? 5000। 3000 में लिया, तो मतलब ईसा ने जो वैल्यू ऐड करा वो कितना रुपया का करा? 2000 रुपया का वैल्यू एडिशन करा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हमें तीन चीजें देखने को मिल रहा है। एक तो भाई ये फार्मर जो कि किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। मिल और बेकरी हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में। चमकीला कलर है ना बैंक। ठीक है, और ये जब नोट्स पढ़ोगे ना तुम लोग, तो थोड़ा सा तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे। और ये क्या है? किसमें है? टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में जो शॉपकीपर है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अगर हम लोग इसका जीवीए निकालेंगे, तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना करा इसने? तो जीवीए इसका ये हो गया, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जीवीए ऑफ 800 और 1000 रुपया, मतलब टोटल कितना हो गया? 1800 रुपया। क्या हो गया? जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ऐसे से लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? 2000 रुपीज क्या है? जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर। समझ में आ गया? तो अब तीनों को जोड़ देंगे, 700, 1800 और 2000। तो 700 और 1800 2500 होता है, 2500। और तो टोटल कितना हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीडीपी एमपी कितना हो गया हमारा? 4500। आई बात समझ में कि कैसे सरकार निकालती है? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। भैया आप लोगों को समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बोलिए मैडम। अच्छा, इसी से रिलेटेड है, बताइए। किसान की लागत तो हाँ, तो वो चीज इंक्लूड होगा, शुरुआत वाला इनिशियल वैल्यू तो होगा ही, मतलब सरकार ने दिया उसको। हाँ, तो वो सब तो अलग बात है, वो सब तो अलग बात है। यहाँ पर बोल वो मशीन कॉस्ट वगैरह जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अब ये भाई 1200 रुपये में लिया, 2000 रुपये में बेच रहा, 800 रुपया तो उसी के अंदर आ रहा है ना उसका। 800 रुपया तो उसी का वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसने उसी में तो खर्चे निकालने हैं उसको, तभी तो 2000 में बेच रहा है। ठीक है, चलो
आगे आते हैं भाई, अब जो किस तरीके से इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूला देखो बढ़िया समझ में आएगा। हमने सबसे पहले क्या निकाला, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द सेक्टर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब हमने क्या निकाला, एनएनपीएफसी को निकालने के लिए जो कि हमारा एक तरीके का नेशनल इनकम होता है, वो हमने जीडीपी एमपी निकाल दिया। और जीडीपी एमपी कैसे निकलता है, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर, या जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, ठीक है। अब ये जीडीपी एमपी निकल गया। अब एक बार जब जीडीपी एमपी निकल गया तो अब मान लो कि जी से मेरे को कहाँ जाना है, एन में, तो हम लोग क्या किए, माइनस डेप कर दिए, कोई दिक्कत, माइनस डेप कर दिए, है ना, जी से एन। उसके बाद यहाँ एन में जाना है, यहाँ से क्या है, डी से, क्योंकि अगर वी लिखते तो हमें कंफ्यूजन होता। अगर जी वी ए अगर पूरा लिख दो, मान लो जी वी एट एम पी, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तब दिक्कत होता, ठीक है। अब मार्केट प्लेस ही हम लोग क्यों यूज किया, तो देखो यहाँ पर जो बेचने वाला कॉस्ट है उसको हम लोग हमेशा माइनस किए, इसलिए हम लोग बेचने वाला कॉस्ट को इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीडीपी एमपी, तो जी से एन में गए, कितना हुआ, डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें एन में जाना है तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई हो गया। उसके बाद यहाँ देखो प्लस एनएफआई है। उसके बाद यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, कहाँ से, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस होगा, मार्केट प्राइस बड़ा है, बार बार इसी में कंफ्यूजन होता है भाई तुम लोगों को, एग्जाम में यही गलती करोगे। मार्केट मतलब बड़ा, फैक्टर बनाने वाला कॉस्ट छोटा, देन इट इज माइनस एनआईटी। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ सब्सिडीज आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ, अगर तुमको यहाँ पर अब मान लो कि तुमने एक बार ये निकाल दिया, अब तुमको जीडीपी निकालने बोल दे, या जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोल दे, या सिर्फ मान लो कि अगर इसमें सिर्फ जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोलता तो हम लोग पहले ये तीनों को जोड़ के ये निकाल लेते हैं, हाँ या ना। जीडीपी एमपी तो इन तीनों को निकलता है भाई जोड़कर, वैल्यू एडेड सबका करके, अलग अलग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का। अब इसमें सिर्फ मार्केट प्राइस, तो माइनस क्या कहता सिर्फ हम लोग, एनआईटी, तो हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल जाता, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा इसका प्रिकॉशन, जैसे कि हमने प्रिकॉशन देखा सबका, तो इसका भी प्रिकॉशन अपने आप में इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रीड करो तो इसको। पहला क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन होता है भाई, द वैल्यू ऑफ इनपुट, जो वहां पर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स भी रख सकते थे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हम लोग वैसे भी बोल सकते थे कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देख रहे हो, या इंटरमीडिएट गुड्स, या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का जो भी हमने कंजम्पशन करा, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि उसको बनाने का बीच का प्रोसेस वाला काम खत्म करना है, इनपुट वाला काम खत्म करना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिल्कुल सही बात है। द परचेज एंड सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड, जैसे मैंने पहले ही बता रखा, यहाँ परचेज एंड सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड कभी भी नहीं होगा। लेकिन उसका जो कमीशन है, मान लो कि हमने जो सेकंड हैंड माल बेचवाया किसी को, मान लो कि एक गाड़ी था, हमने किसी को बेचवाया, उसमें हमने 10,000 रुपये कमीशन रखा अपना, तो वो 10,000 रुपये कमीशन क्या होगा, हमारा इंक्लूड हो। कमीशन अर्नड ऑन द अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कमीशन इंक्लूड होगा, लेकिन उसका सेल और परचेज वाला दाम, उसका वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इंप्यूटेड सेल्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, कल भी मैंने बताया था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी हमने अगर किया है, ठीक है, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, बट सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, समझे। सेल्फ गुड जो है, जैसे मान लो कि मैंने रिकॉर्ड करा, या मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा और मैं ही अपना जो कोर्स है वो खरीद कर अपने ही पढ़ रहा हूँ, मान लो, ठीक है, या अपने से ऐप में मैंने फ्री कर लिया और अपने पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या, सर्विस, या फिर, तो वो एक तरीके से क्या है, नहीं आएगा। लेकिन अगर गुड्स होगा तो वो आएगा। मैंने सामान बनाया अपना, एक मान लो कि गाड़ी बनाया और उसी को खुद ही कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू ऐड होगा, हाँ, सर्विसेज नहीं आएंगे, ठीक है। कंज्यूम सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे मान लो मम्मी है, अब मम्मी खुद बना के खुद खाना खा रही है,
कौन? हाँ, वो तो सिर्फ वर्ड बदल जाता है। यहाँ पे जैसे समझो ना कि मम्मी मम्मी खाना बना रही, अब वही मम्मी अगर रेस्टोरेंट में बना रही होती तो, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रही है अपने, तो उसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ वही बात है, सेल्फ, यहाँ ये याद रखना, सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विस, ठीक है, सेल्फ कंज्यूम गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब हमने मोदक बनाया घर में बेचने के लिए, और वो 1 किलो मोदक रख लिया, सारा मोदक फिर रेस्टोरेंट में दे दिया, इसका मतलब 1 किलो वाला ऐड होगा ना, क्योंकि उसमें सामान वामान हमने लाया है ना बाहर से भाई। और बाकी अगर हम खुद ही बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो सर्विस है, तो वो सब चीज इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कुछ नया हम बाहर से खरीद के नहीं ला रहे हैं। समझो बात? ठीक है। इफ द सेल्स आर गिवन देन द एक्सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली। अगर सेल्स दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि भाई वो फलना कंपनी है, फलना कंपनी वाले, फलना कंपनी मान लो कि रिलायंस है, उसने 50 लाख का सेल करा है, और उसमें हमने बोला कि उसमें एक क्वेश्चन और दिया नीचे कि रिलायंस ने 10 लाख का एक्सपोर्ट भी करा है, तो क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि वो पहले सेल्स में आ चुका है। एक्सपोर्ट करा मतलब उसने बेचा ही है ना एक तरीके से, तो एक्सपोर्ट वाला हम दोबारा करेंगे फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा, एरर हो जाएगा, तो नहीं करेंगे। इफ इंटरमीडिएट परचेज आर गिवन देन द इंपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड। देख रहे हो, अगर इंटरमीडिएट दिया हुआ है, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स परचेज दिया हुआ है कि भाई हमने इतना परचेज करा, 50 लाख का परचेज करा और 1 करोड़ का सामान बनाया, तो हम लोग उसमें इंपोर्ट को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट मतलब क्या, हमने सामान मंगवाया, मतलब हम एक तरीके से परचेज। अब बड़ी चीजें दी हुई तो छोटी चीजें अपने आप ही ऐड नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो हम डिविडेंड वैसा क्यों ऐड करेंगे, प्रॉफिट डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब डिविडेंड पे दिया, प्रॉफिट भी ऐड कर रहे हैं, डिविडेंड भी ऐड कर दे रहे हैं, गड़बड़ा जाओगे। तो ये सब चीज ध्यान रखना है जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, ये बात है। तो यहां तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू एडेड मेथड, फिर आपका एक्सपेंडिचर मेथड और आपका इनकम मेथड, और तीनों के प्रिकॉशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या थे? प्रिकॉशन भी इंपॉर्टेंट है। कल से मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और लगभग सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। मतलब जो भी है 3-4 क्लास, जो भी कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो 2-3-4 क्लास जितना भी होगा उसमें हम पहले इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मनी एंड बैंकिंग पर जाएंगे, नहीं फिर बिजनेस स्टडीज करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर करने के बाद 2 चैप्टर बिजनेस स्टडीज, फिर उसके बाद फिर इस पर आएंगे। ठीक है, चलिए डन डना डन, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल बहुत ही शानदार तरीके से नए वीडियो में नई तरीके से। धन्यवाद।